जनसत्ता संपादकीय गति 110 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। भारत और रूस के बीच शीर्ष स्तर पर हुई बातचीत का स्पष्ट संकेत यही है कि वैश्विक राजनीति भले अपने ढंग से चलती रहे, लेकिन दोनों देशों के रिश्तों पर उसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। बीते शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच फ़ोन पर बात हुई। महत्वपूर्ण बात यह है कि यूक्रेन युद्ध के बाद से दोनों देशों के बीच यह चौथा लंबा संवाद है। इससे भारत ने रूस विरोधी खेमे को स्पष्ट संदेश दे दिया है कि यूक्रेन संकट के मामले पर भारत अपनी तटस्थता की नीति पर ही चलता रहेगा और ऊर्जा सुरक्षा के हित सहित जो भी फैसले करेगा उनमें राष्ट्रपति सबसे ऊपर होगा। रूस भी भारत के इस रुख को समझ रहा है। वैसे भी भारत रूस के संबंध ऐतिहासिक है। रूस दशकों से भारत का सबसे बड़ा मददगार रहा है, खास तौर से भारत को सैन्य शक्ति बनाने में जाहिर है। ऐसे में दुनिया की कोई ताकत दोनों देशों के बीच बढ़ते रिश्तों में आड़े नहीं आ सकती और भारत ने ऐसा करके दिखा भी दिया है। अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस के विरोध के लिए भारत पर कम दबाव नहीं डाला, लेकिन भारत तटस्थता की नीति से डिगा नहीं। पैरा। वैसे दोनों नेताओं ने की इस वार्ता की भूमिका पिछले दिनों हुए ब्रिक्स देशों के सम्मेलन के दौरान ही बन चुकी थी। देखा जाए तो यूक्रेन संकट को लेकर रूस भी बहुत मजबूत स्थिति में है नहीं, लेकिन अमेरिका और ज़्यादातर यूरोपीय देशों ने जिस तरह के प्रबंध उस पर थोप दिए हैं उससे रूसी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ने लगा है। फिर युद्ध में रूस को भारी भरकम रकम खर्च करनी पड़ रही है। इससे भी उसकी घरेलू अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। ऐसे में भारत जैसे पुराने मित्र राष्ट्रों के साथ व्यापार बढ़ाना उसे मजबूती ही देगा। इस लिहाज से हाल में दोनों नेताओं की वार्ता बढ़ते कारोबारी रिश्तों को रेखांकित करती है। अभी चिंता की बात यह है कि यूक्रेन युद्ध की वजह से दुनिया भर में कच्चे तेल और गेहूं का संकट गहरा गया है। ज़्यादातर देश रूस और यूक्रेन से गेहूं तथा तेल खरीदते हैं। इसके अलावा रूस ज़्यादातर यूरोपीय देशों को प्राकृतिक गैस भी देता है, पर अब यूक्रेन एक तरह से तबाह हो चुका है। उसका कारोबार ठप हो गया है। इससे दुनिया भर में अनाज और कच्चे तेल का संकट गहरा गया है। इसे देखते हुए भारत और रूस कृषि उत्पादों, उर्वरकों और फार्मा उत्पादों का कारोबार बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। पैरा। इसमें कोई संदेह नहीं कि जंग के मैदान में यूक्रेन भी रूस को जमकर छका रहा है। हालांकि रूस का पलड़ा भारी इसलिए है कि क्योंकि यूक्रेन के मुकाबले उसके पास कई गुना सैन्य शक्ति है। फिर रूस परमाणु शक्ति संपन्न महाशक्ति है और इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार भी उसी के पास होने की खबरें आती रही है। ऐसे में रूस को हरा पाना यूक्रेन के लिए आसान नहीं है, लेकिन विदेशी ताकतों के बल पर यूक्रेन जिस तरह से मैदान में टिका हुआ है वह भी कम बड़ी बात नहीं है। न केवल यूक्रेन के सैनिकों बल्कि उसके नागरिकों का मनोबल भी रूसी ताकत पर भारी पड़ रहा है। यूक्रेन संकट की वजह से वैश्विक राजनीति परिदृश्य
तेजी से बदल रहा है। अमेरिका यूरोप में नाटो के और विस्तार में लगा है। साफ है कि युद्ध खत्म करने के बजाय उसे और भड़काने का ही काम हो रहे हैं। दुनिया के देशों में सोचना चाहिए कि अब इस आग में और घी न डालें। सबकी भलाई इसी में है कि समस्या का शांतिपूर्ण कूटनीतिक हल निकालें, जिसका भारत शुरू से ही पक्षधर रहा है। पैरा उदयपुर में एक दर्जी की हत्या का मामला अभी भी शांत नहीं पड़ा था कि महाराष्ट्र से भी ऐसी ही दहला देने वाली घटना सामने आ गई। हालांकि यह घटना पहले की है, पर खुलासा अब हुआ। पिछले महीने की 21 तारीख को अमरावती में एक दवा विक्रेता की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। हालांकि तब इस मामले को नफरती हत्या के नज़रिए से नहीं देखा गया था और स्थानीय मीडिया और पुलिस ने इस लूटपाट जैसी घटना बना डाला था। लेकिन बाद में छानबीन की गई तो घटना कुछ और निकली। जैसे कि अब बताया गया है कि इस दवा विक्रेता ने भी भाजपा की निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा के समर्थन में सोशल मीडिया पर टिप्पणी की थी। इसी से नाराज होकर उसकी हत्या की साजिश रची गई और हत्यारों ने 21 जून की रात उन पर उस वक्त हमला कर दिया जब वे दुकान बंद कर घर लौट रहे थे। जब उदयपुर की घटना हुई, इसके पीछे हत्यारों का मकसद सामने आया, तब अमरावती की पुलिस ने भी इसी दिशा में जांच की और खुलासा हुआ कि यह घटना भी उदयपुर जैसी ही थी। इस घटना में भी 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अमरावती घटना की जांच भी NIA को सौंप दी। पैरा इसमें कोई संदेह नहीं कि उदयपुर में हुई नफरती हत्या की घटना ने देश को हिला दिया। अब अमरावती का मामला भी इसमें जुड़ गया। देखा जाए तो दोनों घटनाओं में कई समानताएं हैं। जैसे हत्या का कारण एक ही मामले पर उठा विवाद रहा, हत्यारों ने मारने का तरीका भी एक जैसा अपनाया। मारे गए दोनों लोगों ने निलंबित भाजपा प्रवक्ता का समर्थन किया था। जाहिर है इसे लेकर समुदाय विशेष के लोगों में प्रतिक्रिया पनप रही होगी और योजनाबद्ध तरीके से लोगों को निशाना बनाने की तैयारी की गई होगी। अब जैसा कि उदयपुर की घटना में सामने आया है कि दोनों हत्यारे पाकिस्तान के इशारे पर काम कर रहे थे। इनमें एक हत्यारा कई बार पाकिस्तान भी होकर आया। यह भी कि दोनों लोग लंबे समय से राजस्थान के कई जिलों में सक्रिय रूप से युवाओं को अपनी नफरती अभियान में जोड़ने के काम में लगे थे। पर हैरानी की बात है कि पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। भले यह मामला आतंकी घटना न हो, लेकिन उससे कम भी नहीं है। भारत में होने वाली विवादास्पद व भड़काऊ बातें और घटनाओं का पाकिस्तान किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है, यह भी सामने आ गया। पैरा ऐसी घटनाएं स्वाभाविक रूप से चिंता बढ़ाने वाली है। जिस तरह से अलग अलग शहरों में 2 लोगों को एक विवाद के कारण एक ही तरह से मार डाला गया, उससे तो पहली नज़र में यही लगता है कि यह किसी एक व्यक्ति का काम नहीं हो सकता, बल्कि इसके पीछे ऐसा बड़ा गिरोह या संगठन
काम कर रहा है जो हमारी अब तक हमारी खुफिया एजेंसियों की नज़र से बचता रहा। गौरतलब है कि हर जिले की पुलिस स्थानीय खुफिया इकाई भी होती है। पूर्णविराम।